हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की जो कहानी है उसका नाम है डेड और उसको लिखा है जेम्स जॉयस ने। जेम्स जॉयस आयरलैंड के बहुत फेमस राइटर थे। वैसे तो ज़्यादातर टाइम उन्होंने अपनी लाइफ का आयरलैंड के बाहर बिताया है, लेकिन जिनकी राइटिंग्स हैं उसमें आयरलैंड के अराउंड ही सारी बातें ज़्यादा होती हैं, आयरलैंड की ही लाइफ वो दिखाते हैं। तो उन्होंने एक शॉर्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ लिखा था जिसका नाम था डबल लाइनर्स। मतलब उसमें बहुत सारी कहानियाँ थी जिसमें से एक कहानी है डेड। तो उसी कहानी के बारे में आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि ये कहानी बहुत फेमस है, काफ़ी फेमस कहानी है। अब कहानी में है क्या, मैं आपको मोटा मोटा जो की इवेंट्स हैं वो बता दूंगा। ठीक है, देखो अब एक एक चीज़ तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट जो मेन थीम है कहानी की वो आपको दे दूंगा, एक समरी दे दूंगा आपको कहानी की, ताकि जब आप कहानी पढ़ें आप कनेक्ट कर पाएँ कहानी से। तो है क्या कहानी में, कहानी जो है उसकी सेटिंग है डबलिन में। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। तो जो मेन कैरेक्टर है कहानी का उसका नाम है गैरियल। गैरियल गैरियल को बुलाया है, उसकी रिलेटिव्स हैं, उसकी आंट हैं, उन्होंने बुलाया है पार्टी में। पार्टी रखी है उन्होंने, और ये पार्टी हर साल रखती हैं। तो उन्होंने बुलाया गैरियल को कि तुम आओ और अपनी वाइफ को भी लेके आओ। तो जो वाइफ है गैरियल की उसका नाम है ग्रेटा। दोनों पहुंच जाते हैं पार्टी में और 10 बजे के बाद पहुंचते हैं। काफ़ी लेट हो जाती है रात को ना, बहुत लेट तक पार्टी चलती है और ये बहुत लेट पहुंचते हैं, 10 बजे के बाद पहुंचते हैं। तो जब पहुंचते हैं तो बाहर मौसम बहुत ख़राब होता है। ख़राब कैसे होता है कि बाहर बर्फ़बारी हो रही थी, बर्फ़ बहुत पड़ रही थी। तो जो रिलेटिव्स हैं जिनकी आप पार्टी थी उनका नाम है मार्कन सिस्टर्स। तो वो वहाँ पे उनके केयर टेकर की लड़की होती है लिली। तो लड़की है वो केयर टेकर की लड़की है। जो मार्कन सिस्टर्स हैं जिन्होंने पार्टी रखी है वो लिली को बोलते हैं कि देख के आओ, बहुत देर हो, ये आए नहीं है, गैरियल आया नहीं है, उसकी वाइफ भी नहीं आई है, तो क्या चक्कर है, देख के आओ कहाँ हैं दोनों। तो लिली जाती है, पार्टी हो रही है फर्स्ट फ्लोर पे। लिली सीढ़ियाँ उतरती है, नीचे जाती है तो एकदम से घंटी बजती है। घंटी बजती है तो मालूम पड़ता है जो गैरियल है वो अपनी वाइफ के साथ आ गया है पार्टी में। अब टाइम हो चुका है, 10 से ऊपर हो चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया है, ऑलरेडी सब लोग वहाँ आ चुके हैं। तो दरवाज़ा खोलती है लिली, ग्रीट करती है। तो जो ग्रेटा होती है वो फटाफट ऊपर की तरफ जाती है सीढ़ियाँ चढ़ के, लेकिन जो गैरियल है उसने कोट वोट पहना हुआ है, हैट वैट पहनी है, तो उसके सारा बर्फ़ वगैरह लग जाती है। क्योंकि मैंने बोला था बाहर मौसम ख़राब है और ठंडा बहुत था, तो बर्फ़ पूरे उसके कपड़ों में बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब वो बर्फ़ झाड़ रहा है ऐसे करके, बर्फ़ साफ़ कर रहा होता है। तो जैसे ही बर्फ़ साफ़ कर लेता है तो लिली को देखता है और उसको बोलता है कि लिली, तुम्हारी एज हो गई है, तुम्हारा स्कूल कॉलेज सब ख़त्म हो गया है, तो तुमने शादी नहीं करी, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब ये जो उसने बात बोली है ये बड़े सरकास्टिक मैनर में बोली है, बड़े सरकास्टिक टोन में उसने बोली कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें शादी नहीं करी, भाई स्कूल हो गया, तुम्हारा कॉलेज हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम्हारी एज हो गई है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब जो लिली है उसको समझ में आता है कि जो टोन है उसकी सरकाज़म वाली है। ठीक है, एक तरह से टोंट मारा है। लिली कहती है कि आजकल जो मर्द हैं वो सिर्फ फ़ायदा उठाने की सोचते हैं, प्यार के बारे में वो नहीं जानते। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट प्यार उनके अंदर है नहीं, वो सिर्फ किसी न किसी फॉर्म में फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। जब वो ये बात बोलती है तो उसको ऐसा लगता है कि जनरल स्टेटमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली उसी को एड्रेस कर रही है, गैरियल को। तो गैरियल को ख़राब लगता है, उसको लगता है कि यार मतलब उल्टा है तो मेरे पे ही वार उल्टा हो गया। उसने डायरेक्टली नाम नहीं लिया गैरियल का, बट जिस तरह से उसने बोला, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा पावरफुल होती है आदमी की, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो उस तरह से थी कि सीधा वो गैरियल को एड्रेस कर रही है। गैरियल को थोड़ा सा सेटबैक लगता है, धक्का लगता है। तो अब अंदर उसके एक गुस्सा तो आ जाता है उसको, लेकिन बोल नहीं सकता, बोले कैसे। तो वो जब सीढ़ी चढ़ के जा रहा होता है कपड़े अपने साफ़ करके, बर्फ़ वगैरह, तो उसको बोलता है अच्छा काम करो, क्रिसमस आ रहा है,
क्रिसमस के पास का टाइम था, तो ये तुम कुछ पैसे रख लो, कुछ अपने लिए ख़रीद लेना। तो एक तरीके से वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे आप देखिए, ये मालूम पड़ रहा है कि एक क्लास डिवाइड दिखाया गया है कि वो पैसे वाला है बहुत। अब वो तो ऑब्वियसली उसमें दिखाया इसमें कहानी में कि बड़ा पैसे वाला भी है और बड़ा वेल एजुकेटेड भी है, पढ़ा लिखा भी बहुत है। और जो लिली है वो तो घर के केयर टेकर की लड़की है, तो वो तो बहुत ही, आप देखें उसके पास पैसा नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो एक तरीके से वो अपने आप को फाइनेंशियली, क्योंकि वो सुपीरियर पोजीशन में, तो उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बातों से तो अब वो नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, तो अब पैसे से उसको जीतना चाह रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ। कहता है पैसे रख लेना, ताकि एक तरीके से वो इनडायरेक्टली उसको हिंट कर रहा है कि देखो मैं सुपीरियर पोजीशन में हूँ, अपने पैसे में घमंड है उसको, इस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट लिली मना कर देती है। खैर अब ऊपर जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ के पार्टी स्टार्ट होती है। अब जब पार्टी स्टार्ट होती है तो वहाँ पार्टी में एक क्लैश हो जाता है मिस्टर गैरियल का। अब क्लैश कैसे होता है, पार्टी में एक लेडी है, इनका नाम है मिस आइवर्स। ये काफ़ी सपोर्ट करती थी आयरलैंड के कल्चर को और नेशनलिस्टिक आउटलुक था। अब थोड़ा मैं आपको एक हल्का सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ, तब कहानी आप ठीक से समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है कहानी में। कहानी लिखी गई है 1914 में। 1914 ये में पब्लिश हुई थी। उस टाइम पे क्या था, जो आयरलैंड था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स का वहाँ पे रूल था। तो अब वहाँ पे आयरलैंड में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। अब इस चक्कर में, रेजिस्टेंस के चक्कर में, वहाँ आयरलैंड में दो हिस्सों में लोग डिवाइड हो गए थे। एक हिस्सा कह रहा था कि हमको कंप्लीट फ्रीडम दो, हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दूसरे हिस्से के लोग थे वहाँ पे, वो कह रहे थे कि होम रूल होना चाहिए, फ्रीडम मिले हमें, होम रूल हमको मिले, डोमेस्टिक मैटर्स में हमारे को इंटरफेयर ना करें, लेकिन फाइनल डिसीजन भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से आ जाए। तो ये इस तरह से वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था। ठीक है, रेजिस्टेंस तो क्रिएट हो ही गया था। और ये वो टाइम पीरियड था जब जो आयरिश कल्चर है, आयरिश नेशनैलिटी है, आयरिश का जो म्यूज़िक है, आयरिश का जो लिटरेचर है, वो बहुत तेज़ी से बूम कर रही थी, बहुत तेज़ी से बूम कर रही थी। ठीक है, और वहाँ जो नेशनलिस्टिक आउटलुक के थे, वो जो ब्रिटिश कल्चर है और जो ब्रिटिश पूरा उनका जो किसी भी तरीके से जो इंटरफेरेंस है उसको रिजेक्ट कर रहे थे। तो ये जो मिस आइवर्स हैं कहानी में, ये बड़ी नेशनलिस्टिक आउटलुक की हैं। ये चाहती हैं कि जो आयरिश जो वो है, आयरलैंड का जो खुद का कल्चर है, जो खुद का उनकी हिस्ट्री है, खुद का उनका लिटरेचर है, जो सब कुछ उनका खुद का ही हो, कोई बाहर से हमें वो नहीं चाहिए इन्फ्लुएंस। मतलब हम केपेबल हैं, हम क्यों किसी आउटर गवर्नमेंट या आउटर इंटरफेरेंस को वो करें, सुपीरियर माने, हम अपने आप में खुद में भी केपेबल हैं। ये मिस आइवर्स का ऐसा मानना था। अब लेकिन ये जो मिस्टर गैरियल हैं, ये थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड हैं। वैसे तो इनको अपनी आयरिश आइडेंटिटी पता है, इनको पता है कि आयरलैंड में पैदा हुए, नेशनलिटी इनकी आयरलैंड है, लेकिन ये बहुत हद तक इम्प्रेस हैं यूरोपियन उससे कल्चर से, यूरोप के लिविंग लाइफस्टाइल से, जिनका लाइफस्टाइल है। तो ये कॉन्फ्लिक्टेड है। जो मिस आइवर्स हैं, ये तो पूरी तरह से आयरलैंड में ही, मतलब पूरी तरह से उसमें रमी हुई हैं, उसी को सपोर्ट करती हैं, आयरलैंड को, हर चीज़ आयरलैंड की। लेकिन ये मिस्टर गैरियल हैं, ये डिवाइडेड है, कॉन्फ्लिक्टेड है। आधा मन आयरलैंड की तरफ है, आधा मन यूरोपियन कल्चर की तरफ है। तो ये पूरी तरह से वो नहीं है, इनका जो मन है वो सिंक में नहीं है, डिवाइड है, कॉन्फ्लिक्ट है इनके अंदर। अब बहस हो जाती है। बहस क्या होती है, क्योंकि ये ना राइटर भी हैं मिस्टर गैरियल, और ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे,
ठीक है, लिटरेरी रिव्यूज़ करते थे, लिटरेचर का रिव्यू करते थे। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था जहाँ पे ऐसा लगा कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूरोप का कल्चर है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आयरलैंड के कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये जो मिस आइवर्स हैं ये वो कमेंट करती हैं कि आपका, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, आप तो ऐसा लगता है जैसे आयरलैंड के साथ ही नहीं हो, आप तो लगता है उन्हीं के कल्चर को सुपीरियर मानते हो, ब्रिटिश कल्चर को, यूरोपियन कल्चर को। आप हमारे के जो होम कल्चर है उसको सपोर्ट ही नहीं करते। आपकी बातों से लगता नहीं, आपकी राइटिंग से लगता ही नहीं है ऐसा कुछ भी। तो जब ये बात होती है तो उनको गुस्सा आ जाता है, गैरियल को बहसबाजी हो जाती है, बहसबाजी बहुत तेज़ होती है, फिर हीटेड आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। तो इतने में जब बहुत ज़्यादा हो जाती है बात, ठीक है, तो जिनके अंदर का जो मैंने बोला था ना, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, क्राइसिस है, उन्हें खुद ही नहीं मालूम है कि किस साइड है वो। तो करते करते जब बात बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब अपना कंट्रोल खो देते हैं, तो एकदम से बोलते हैं कि यार मुझे नहीं रहना इस कंट्री में, आई एम फेड अप ऑफ आयरलैंड। अब ये स्टेटमेंट बोल देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट भी करते हैं, बोल तो दिया लेकिन उनको लगता है कि यार ये तो गलत है, मैं अपने नेशन के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ पब्लिकली। और फिर उनको ये भी लगता है कि मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड वहाँ पे वही थे, ये बात सच थी, पूरी पार्टी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वही थे। तो जब सबसे पढ़ा लिखा आदमी ही ऐसी बातें करेगा तो फिर बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट करें। तो उन्हें खुद पे भी बड़ा गिल्ट होता है, ख़राब लगता है, और वो बड़े सेल्फ कॉन्शियस भी हैं। उन्हें हमेशा अपनी इमेज को लेके वो रहती है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, लोग मेरे बात से मेरी रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ही इज़ अ वेरी सेल्फ कॉन्शियस मैन। तो एक उनके अंदर हमेशा वो रहता है, कॉन्फ्लिक्ट सा भी रहता है, चलता रहता है। अब होता क्या है वहाँ पे, क्योंकि हर साल पार्टी होती थी, जो मैंने बोला था यहाँ पार्टी हुई थी, उनको बुलाया गया था, उनको स्पीच देनी थी, एंड में पार्टी की उनको स्पीच देनी थी, क्योंकि सबसे पढ़े लिखे वही थे। तो पूरी पार्टी में एक तो वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो अपने आप को इंटेलेक्चुअली सुपीरियर मान लेते। उन्हें लगता था मैं यहाँ पे सबसे समझदार हूँ, मैं किसी से क्या बात करूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो मुझे डम डाउन होना पड़ेगा, मुझे उनके लेवल पे आगे बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो लोग आए हैं पार्टी में, ये मेरी इंटेलेक्ट के लेवल पे नहीं है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, चुप रहते हैं। और पूरे टाइम ये सोचते रहते हैं कि यार यहाँ जो लोग हैं, अब इनके सामने स्पीच क्या दूँ। सोच के तो घर से ही आए थे कि मैं किसी बड़े पोइट को कोट करूँगा या मैं किसी शेक्सपियर को कोट करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। बट जब वहाँ क्राउड देखते हैं लगता है यार ये इनका जो इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो उस लेवल पे है नहीं। तो काइंड ऑफ आप देखेंगे एक उनके अंदर स्नॉबिश बिहेवियर है। उनको अपने इंटेलेक्ट का, अपनी जो बुद्धि है, जो अपनी पढ़ाई है, उसका एक तरह से एक प्राइड फीलिंग होती है उन्हें, और वो थोड़ा सा जो प्राइड है वो ईगो की तरफ जा रही है। सेल्फ एस्टीम की बजाय वो ईगो की तरफ जा रही है, वो ईगोस्टिक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग हैं इस लायक ही नहीं है कि मैं शेक्सपियर को कोट करूँ या बड़ी बड़ी बातें करूँ। तो ऐसा उनको लगता है, तो थोड़ा लुक डाउन अपॉन करते हैं। और जो मिस आइवर्स हैं वो उनकी आँखों में, उनकी चाल ढाल में ये चीज़ समझ जाती हैं, और वो फिर इनको बात बोलती हैं, इनडायरेक्टली बोलती हैं कि आपने तो जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा तो कहीं ना कहीं आप तो समझते ही नहीं हो यहाँ के लोगों को कुछ, आप तो बहुत ही ज़्यादा यूरोप के उसमें चाल और उसमें ढल गए हो, चाल चलन में, जिसकी वजह से मैंने बोला अब ये पूरा ये वाला इवेंट होता है। लेकिन फिर बाद में उनको रिग्रेट होता है। खैर, और जो मिस आइवर्स हैं वो खाना वाना खा के घर चली जाती हैं, लेट हो रहा था। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैंने इनको डिबेट में हरा दिया, आर्ग्यूमेंट्स हुए, मेरे आर्ग्यूमेंट्स का इनके पास जवाब नहीं था, इसलिए ये चली गई। तो उन्हें बड़ा इंटरनली, मैंने बोला थोड़ा स्नॉबिश बिहेवियर है, खुश भी होते हैं, वाह क्या मैंने बातें रखी और मैंने क्या बात बोली, मतलब इंटेलेक्चुअली मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैंने मिस आइवर्स को अपनी आर्ग्यूमेंट्स में हरा दिया। जबकि रियलिटी ये थी क्योंकि लेट हो गया था तो वो चली गई थी खाना वाना खा के। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बड़ा होशियार हूँ। अब फिर क्या होता है, एंड में जब पार्टी ख़त्म होती है, मैंने आपको बताया था उनको स्पीच देनी थी, वो स्पीच देते हैं। अब स्पीच क्या देते हैं, तारीफ़ करते हैं बहुत कि आयरलैंड बहुत बढ़िया है, कल्चर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है, लिटरेचर बहुत अच्छा है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ़ करते हैं आयरलैंड की। अब जो लोग हैं वहाँ पे वो खुश हो जाते हैं, वाह तारीफ़ हो रही है। जबकि आप देखिए थोड़ी देर पहले वो बहस कर रहे थे मिस आइवर्स से, लेकिन अब एकदम से चेंज कर लिया उन्होंने। तो सिचुएशन के हिसाब से वो ढाल लेते हैं अपने आप को, भले ही वो जो बोल रहे हैं उसमें पूरी तरह बिलीव ना करते हो, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं क्योंकि कन्फर्मिटी ऑफ मासेस, क्योंकि जो पब्लिक है वहाँ पे वो चाहते हैं कि वो उनको वैलिडेट करे, उनको माने कि हाँ बड़ा होशियार आदमी है, बड़ी अच्छी स्पीच देता है और उनकी इज्जत बने। ठीक है,
तो यहाँ पे चीज़ है। तो एक तरह से दिखाया कैसे इमीडिएटली वो चेंज हो रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। और सेकंड, एक तो ये, दूसरा वो ये बातें करते हैं कि हमें अपने पास्ट से कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, हमें अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए और हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए और फ्यूचर की तरफ सोचना चाहिए। आदमी को अपने पास्ट में नहीं जीना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर में जिए। कहते हैं कि पास्ट को लेकर आदमी टेंशन लेता रहता है, उसकी वजह से जी नहीं पाता। तो इस तरह से क्या है, एक तरह से ना आप देखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प टाइप की बातें कर रहे हैं, बड़ी मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, पास्ट के बारे में सोच के क्या होगा। अननेसेसरी आदमी टेंशन लेता रहता है, उसकी वजह से तो प्रेजेंट में जी नहीं पाता। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी मोटिवेशनल सी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पर चेंज होता है कहानी में। अब यहाँ से ट्विस्ट है कहानी में। अभी तक तो कहानी नॉर्मल लग रही है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या होता है कि वहाँ ना स्पीच के बाद बड़ी वाहवाही होती, तारीफ वारीफ होती है इनकी, चाहते यही थे ये मिस्टर गैरियल तारीफ हो। इसके बाद एक गाना बजता है, म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो एक म्यूज़िक बजता है। तो जो गाना होता है, वो गाना इनकी जो वाइफ है ग्रेटा, उनको बहुत टच करता है। टच कैसे करता है, ये देखते हैं इनकी वाइफ है नहीं पार्टी में, ग्रेटा गई कहाँ। तो जाके देखते हैं सीढ़ियों पे, वो वहाँ पे सुन रही है उस गाने को, म्यूज़िक को, और बहुत ध्यान से सुन रही है, क्योंकि अंदर क्या था, शोर शराबा था, तो आवाज़ इतनी आ नहीं रही थी। बाहर सीढ़ियों में शांति है, वहाँ पे आवाज़ पूरी आती है। और जब उसको देखते हैं तो पूरी तरह खोई हुई है उस गाने में, जैसे गाना नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो समझ में नहीं आता उनको ऐसा क्या इस गाने में। बट उसको आवाज़ देते हैं, एक दो बार आवाज़ देते हैं, वो सुनती नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व होती है उस गाने में, सुन नहीं पाती उनकी आवाज़। तो जब थोड़ा सा तेज़ बोलते तो सुनाई देता है। वो कहते हैं हाँ जी क्या हुआ क्या हुआ। तो गैरियल कहते हैं मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, तो ऐसा क्या गाने में तुम इतना खो गई। तो कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है। अब लेट हो गया था, खाना वाना खा लिया था, फिर ये लोग अपने घर चले जाते हैं। और जब घर जा रहे होते हैं, गाड़ी में होते हैं, कैब में होते हैं, तो रास्ते में जो मिस्टर गैरियल हैं वो अपनी वाइफ ग्रेटा को देखते हैं ध्यान से, और देखते हैं बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो उनके अंदर थोड़ा सा ना लस्टफुल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लस्टफुल थॉट्स आते हैं। तो जैसे ही अब उन्होंने वहाँ पे एक अपने अभी घर में नहीं रह रहे थे, वो एक होटल में एक रूम ले रखा था, तो फटाफट वो होटल के रूम में पहुँचते हैं। और जो उनकी अप्रोच भी है वो थोड़ी, जो बात करने का ढंग है, जो उनका चाल चलन है, वो ऐसा लगता है वो लस्टफुल है। और उनके अंदर वैसे थॉट्स आ भी रहे थे, अपनी वाइफ को ही देख के आ रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि कुछ अफेक्शन होगा, कुछ इस टाइप से होगा, कुछ फिजिकल इंटीमेसी के बारे में उनका थॉट प्रोसेस था, ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही वो होटल के रूम में पहुंचते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। जब अपने रूम में पहुंचते हैं कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वाइफ की साइड से अफेक्शन तो नहीं आता, वाइफ स्टार्टेड क्राइंग। जो ग्रेटा है वो रोना स्टार्ट कर देती हैं और बहुत तेज तेज रोती हैं। तो उनको समझ में नहीं आता, एकदम से वो चौंक जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, तो ये क्या हुआ। क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे जिनकी वाइफ है बड़ी स्वीट और जेंटल है, जबकि ये थोड़े से कंट्रोलिंग टाइप के हैं। तो समझ में नहीं आता कि एकदम से क्या हुआ। ऐसी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, तो एकदम से वाई शी इज क्राइंग, क्या हो गया। तो पूछते हैं कि पार्टी ने तुम्हें किसने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा, किसी ने कुछ तुम्हें गलत बोल दिया। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन वो रोती है, वो और तेज़ रोना स्टार्ट कर देती है। तो चुप कराते हैं, फिर पूछते हैं क्या हुआ, बताओ तो सही, आप बात बताओ ना, क्या बात हुई है। मतलब आप रो रही हैं, लेकिन मेन रीज़न क्या है, मुद्दा बताओ क्या है। तो फिर वो रोते रोते बताती है कि बात यह है कि वो जो गाना वहाँ बज रहा था ना, वो म्यूज़िक, वो जो सॉन्ग था, कहते हैं हाँ सॉन्ग बज रहा था। तो कहती हैं इसका कनेक्शन मेरे पास से है। वो कहते हैं पास से क्या कनेक्शन है तुम्हारा इस गाने से। तो बताती हैं अब इनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, 2 बच्चे भी थे इनके, और उनको ऐसा लगता था मिस्टर गैरियल को कि अपनी वाइफ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज चीज़ें पता चलती हैं कि बहुत हद तक वो उनको नहीं जानते, सिर्फ उनको ऐसा लगता था वो जानते हैं। ठीक है, वो बताती हैं कि पास्ट में शादी से पहले उनका एक लवर था, उसका नाम था माइकल, और वो उनको इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था
कि जब वो दूसरे शहर में रहती थी, डबलिन में ही रहती थी। ये कहानी डबलिन की मैं बता रहा हूँ, कहानी डबलिन की है, लेकिन वो किसी और सिटी में रहती थी शादी से पहले। तो वो कहती हैं जब मैं डबलिन आ रही थी, हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए डबलिन आई थी, तो कहती हैं जब मैं अपना होम टाउन छोड़ के डबलिन आ रही थी, तो आखिरी दिन, ठीक है, जो आखिरी रात थी जिसके अगले दिन मुझे आना था डबलिन, उस आखिरी रात को जो माइकल है वो मेरे घर के बाहर आया, मेरे रूम की खिड़की के बाहर खड़ा रहा रात के टाइम। और उस दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज़, आंधी तूफान था, बहुत तेज़ बारिश थी, आंधी तूफान था। और वैसे भी आयरलैंड ठंडा देश है, तो बहुत ठंड थी, आंधी तूफान, बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी। तो वो बिजली भी कड़क रही थी। वो जो माइकल है उस रात को मेरे घर के बाहर, मेरे रूम के बाहर, मेरी खिड़की के बाहर खड़ा रहा। अंदर वो आ नहीं सकता था क्योंकि उस तरह से कुछ कंस्ट्रेंट्स थे उस टाइम पे कि पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था इस तरह से मिलना। तो वो बाहर ही खड़ा रहा क्योंकि वो आखिरी बार इन्हें देखना चाहता था। और पूरी रात भीगता रहा। और ऑलरेडी वो बताती हैं कि जो माइकल है उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, फिज़िकली वो हेल्दी नहीं था, उसको प्रॉब्लम्स थी, उसको टीवी की दिक्कत थी। उस टाइम कॉमन था, टीवी बहुत लोगों को होती थी और टीवी से बहुत लोगों की जान भी जाती थी। तो वो कहती हैं कि हेल्थ उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस रात वहीं खड़ा रहा खिड़की के बाहर और भीगता रहा। अब एक हफ्ते बाद क्या हुआ, उसकी डेथ हो जाती है माइकल की। अभी बात वो बताती हैं और वो कहती हैं कि वो मेरी वजह से मरा है, वो मेरी वजह से मरा। और बहुत रोती हैं, रोती जाती हैं, चुप नहीं होती। वो कोशिश करता है गैरियल चुप कराने के लिए, लेकिन नहीं होती चुप। वो कहती है मेरी वजह से मरा है वो, मेरी वजह से मरा है वो, आई एम गिल्टी फॉर माइकल्स डेथ। और रोते तो सो जाती हैं। अब जो गैरियल है उसको नींद नहीं आती। ग्रेटा सो गई है, वाइफ सो गई है, कहानी सुना गई पास्ट की। वो उठता है और खिड़की के पास जाता है, जो होटल के रूम की खिड़की है, खिड़की को खोलता है, बाहर देखता है, बाहर बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ को देखता है और उसको एक सडन अवेकनिंग होती है, एपिफेनी का मोमेंट है। ऐसे ही लाइफ में आप देखेंगे एपिफेनी का जो मोमेंट होता है, जो सडन रिलेशन है, सडन चेंज जो है आपकी लाइफ में, वो एक झटके में होता है। आप सोच नहीं सकते कि मोमेंट कब आएगा, वो एक मोमेंट कभी भी आ सकता है। तो आज उसको ऐसा लगता है कि मैं कितना कम जानता हूँ ज़िंदगी के बारे में। और उनको जब वो माइकल की कहानी सुनते हैं तो एक जेलसी महसूस होती है। जेलसी इसलिए महसूस होती है कि यार एक आदमी इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी को, इस दीवानगी तक कैसे प्यार कर सकता है। तो वो अपने आप से कंपेरिजन कर रहे हैं मिस्टर गैरियल, मैं तो इतना प्यार नहीं कर सकता किसी को। एक तरह से सेल्फ सेक्रीफाइसिंग वाला लव था। तो कहते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा इतना प्यार, तो मैं तो कभी ग्रेटा को मैंने इतना प्यार नहीं करा। तो अपने से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अपने बारे में सोच भी रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि मेरी जो ग्रेटा की लाइफ में जो प्लेस है वो क्या है, रिकन्सिडर कर रहे हैं थॉट्स को। और वो कहते हैं कितना कम शायद मैं जानता हूँ ग्रेटा के बारे में। मुझे लगता था मैं जानता हूँ, बट उसकी एक अपनी एक इमोशनल लाइफ है, उसकी एक अपनी अंदर उसकी एक उसकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसकी एक पास्ट लाइफ है जिसके बारे में कुछ नहीं जानता। शायद मैंने कभी ग्रेटा से कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी, शायद मैंने उसके माइंड को, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश ही नहीं करी, शायद मैंने उसकी सोल को समझने की कोशिश नहीं करी। शायद मैं सिर्फ एक दिखावे की ज़िंदगी जीता रहा, शायद मैं सिर्फ उसकी बॉडी में ही इंटरेस्टेड था, शायद मैं सिर्फ उससे शादी भी इसलिए करी है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट, क्योंकि शादी करनी होती है, सबने बोला है, क्योंकि सोसाइटी में इमेज आपको अपनी मेंटेन करनी पड़ती है। तो उनको फर्स्ट टाइम ये रियलाइज़ होता है कि शायद उन्होंने कभी डीपर लेवल पे ग्रेटा से कनेक्ट ही नहीं किया, उसको जानते ही नहीं है। और जब उन्हें मालूम पड़ता है कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं माइकल जैसे जो इस लेवल तक प्यार कर सकते हैं, तो वो अपने आप को फिर सोचते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तब उन्हें डाउट होता है कि मेरे अंदर इतना प्यार है भी कि नहीं, और प्यार नहीं है तो फिर मेरे अंदर है क्या, मैं तो हॉलो हूँ, मैं तो एम्प्टी हूँ।
अपने अंदर की जो उनकी हॉलोनेस है, अपनी जो एम्प्टीनेस है लैक ऑफ लव की वजह से, तो उन्हें खाती है, वो खाना शुरू करती है उनको अंदर से। जो हॉलोनेस है, वो एम्प्टीनेस है, उसको गैरियल को अंदर से धक्के मार रही है कि देखो तुम्हारे अंदर है खालीपन, है ही नहीं तुम्हारे अंदर प्यार। दुनिया के निर्णय में तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हारा पैसा है, तुम एजुकेटेड हो, बहुत तुम्हें कुछ आता है, तुम शेक्सपियर कोट करके आए हो, वहाँ पार्टी में बड़ी बड़ी बातें करके आए हो, पर तुम हो क्या? खोखले हो तुम। तो पहली बार उनको रियलाइजेशन होता है, पहली बार एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। वो अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, मेरा मीनिंग क्या है, मेरी क्या प्लेस है ग्रेटा की लाइफ में। लव के बारे में सोचते हैं, लॉस के बारे में सोचते हैं, डेथ के बारे में सोचते हैं। माइकल का जो इंसिडेंट है उन्हें डेथ के बारे में सोचने मजबूर करता है। और पार्टी में जिन्होंने उनको इनवाइट किया था, उनकी जो मॉर्गन सिस्टर्स, उनके रिलेटिव हैं, वो भी काफ़ी एजेड हैं। तो जब उनको भी देखते हैं तो उनको लगता है कि यार कल इनकी भी डेथ हो जाएगी। तो डेथ के बारे में सोचते हैं, वो मॉर्टेलिटी के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। तो डेथ, लव, लॉस, ये पहली बार इन चीज़ों के बारे में इतना डीपली सोच रहे हैं, क्योंकि वो ट्रिगर हो गया था। अब वो देख रहे हैं खिड़की से बाहर की तरफ, वहाँ से बर्फ़ गिरती हुई दिखाई दे रही है। जब बर्फ़ गिरती हुई देखते हैं तो बर्फ़ एक ना सिंबल है। सिंबल कैसे है? वो सोचते हैं कि जो बर्फ़ है ये सबके ऊपर गिर रही है, जिंदा के ऊपर भी गिर रही है और जो मुर्दा है उनके ऊपर भी गिर रही है। बर्फ़ भेदभाव नहीं करती, बर्फ़ जो है डिफरेंस नहीं करती, डिस्टिंग्विश नहीं करती। वो अलाइव पे भी गिर रही है और डेड पे भी गिर रही है। यहाँ पे क्या ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब कहानी के जो ऑथर हैं जेम्स जॉयस, आप देखेंगे इनका जो मास्टरपीस वर्क है वो है ओलेसिस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल का उसमें यूज़ किया गया है। तो जेम्स जॉयस भी ना जो इनर स्टेट है उसके बारे में काफ़ी लिखते थे, कि जो कैरेक्टर होता है उसकी जो माइंड की इनर स्टेट है उसके बारे में काफ़ी लिखते थे। एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस होता है उसके बारे में लिखते थे, मीनिंग के बारे में लिखते थे, जो सेल्फ रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो हम अब अंदर जो हमारे चलता है उसके बारे में बहुत लिखते हैं जेम्स जॉयस। उनकी राइटिंग्स है मोस्टली इन्हीं के अराउंड है। ठीक है, तो ये थी कहानी। अगर आपको कहानी ठीक लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहानी आपको कैसी लगी। बाकी मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।